अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप लोग पैरामेडिकल 2021 या फिर पैरामेडिकल 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं 2006 से 2020 तक के क्वेश्चंस का एक सीरीज चला रहा हूँ। यानी पैरामेडिकल में बायोलॉजी से 2006 से 2020 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, 2006 से 2020 तक के बीच में जितने भी बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं हर एक क्वेश्चन को कवर करूंगा, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है। यदि आप लोग हमारे पेड कोर्स के माध्यम से एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड से हैं, किसी भी स्टेट के हैं और आप एकदम बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे सब्सक्रिप्शन की मदद से भी जो है अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ क्लास ओवर हो जाने के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और उसके बाद जो है आपको पैरामेडिकल का 10 इयर्स का पेपर भी दिया जाएगा, प्रीवियस पेपर। आपको पैरामेडिकल का 10 इयर्स का प्रीवियस पेपर भी दिया जाएगा, और साथ में इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप लोग हमारे इस पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और गाइज, न्यू बैच जो है आपका 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 18 जुलाई से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप जो है जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है, एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो आप लोग हमारे इस सब्सक्रिप्शन को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, यानी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस विद ड्यूडिनम से, मुख गुहा से, ग्रसनी से, अमाशय से। जल्दी से आंसर कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे। हाँ जी, हर एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन बी, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से होता है, जिसको हम लोग माउथ भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको माउथ भी दिया जा सकता है। ठीक है, और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है क्या बच्चों? तो कार्बोहाइड्रेट्स यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है ना। और ये स्वाद में कैसा होता है? काफ़ी मीठा होता है। ठीक है, हाँ। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से होता है, यानी माउथ से होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए निर्माण की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। जल्दी से जवाब दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब आपके पैरामेडिकल के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं। अभी मैं 2006 का पेपर करवा रहा हूँ, उसके बाद 2007 का पेपर करवाऊँगा, उसके बाद 8 का, 9 का, 10 का, इसी तरह से मैं 2020 तक का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा आपके समक्ष। तो बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, प्यार बनाए रखिए इस चैनल के प्रति। ठीक है, और अगर अब तक आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन बी, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। यानी ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टू आरएनए। याद रखना है, डीएनए से आरएनए का जो निर्माण होता है बच्चों, वो किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से होता है। बात करेंगे डीएनए का फुल फॉर्म के बारे में, तो क्या होता है बच्चों, बताइए तो। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसी तरह से अगर अब मैं बात करूं आरएनए के बारे में, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड आप लोग लिख लीजिएगा, वैसे ही तो जानते ही होंगे आप लोग, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का बता दिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को।
क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस तत्व की अनुपस्थिति में पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है? ठीक है, बताइए जल्दी से। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या आयरन? यानी इन द अब्सेंस ऑफ विच एलिमेंट क्लोरोफिल कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन प्लांट्स? जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। यानी किस तत्व की अनुपस्थिति में पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है ना? हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन बी मैग्नीशियम, देन आप लोगों का आंसर सही है ना? अब देखिए यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, बताइए। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी लीव्स हैं, जितने भी पत्ते होते हैं, उनका रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक के कारण, ठीक है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा पत्तियों का रंग लाल, नारंगी, कभी कभी पीला भी होता है। तो ये क्यों होता है? कभी कभी पत्तियों का रंग लाल, नारंगी, पीला भी होता है। तो ये मतलब किसके कारण होता है? तो ये बच्चों होता है, हाँ, कैरोटीन के कारण। ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। अब यहाँ होता क्या है? यहाँ जो है क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, यानी क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण पत्तों का रंग लाल हो जाता है, नारंगी हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ जो होता है ना, ये कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि पत्तियों का रंग लाल, नारंगी, पीला ऐसा क्यों होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है, वहाँ क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण अनावृत बीजों एवं आवृत बीजों में समान है? विच प्रॉपर्टी इज कॉमन बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? इसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। और इसको बच्चों क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। ये तो ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। तो देखिए, अनावृत बीजों को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, आवृत बीजों को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो विच प्रॉपर्टी इज कॉमन बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? निषेचन विधि होगा, भ्रूणपोष की प्रकृति होगा, या बीजांडों की उपस्थिति होगा, या नन? जल्दी से जवाब दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे जी। हाँ, जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यदि आप लोगों का आंसर है, देन आप लोगों ने सही जवाब दिया है ना। चलिए, तो देखिए ऑप्शन सी कैसे होगा? तो आपको देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावृत बीजों एवं आवृत बीजों में अंतर आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस। तो आइए अब इनके बारे में अंतर देख लेते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूँ जिम्नोस्पर्म, ठीक है बच्चों, एक तरफ मैं लिख देता हूँ एंजियोस्पर्म। इसके बारे में कुछ हल्का पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो देखिए, इसको अनावृत बीजी कहते हैं, जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं, एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट ये है कि ये पादप पुष्पहीन होते हैं, ये पादप पुष्पहीन होते हैं, ठीक है, ये पादप पुष्पहीन होते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है बच्चों कि इनमें पादपों में पुष्प नहीं पाया जाता है ना, इनके पादपों में पुष्प नहीं पाया जाता। इसको हम लोग नग्न बीज भी कहते हैं, इसको हम लोग, याद है आपको कि इसको हम लोग नग्न बीज भी कहते हैं। और देखिए, अब बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, तो इसमें पुष्प पाए जाते हैं, है ना, इसमें पुष्प पाए जाते हैं। ये अंतर एक हो गया, ठीक है। और दूसरा आप लोग ये बोल सकते हो कि इसमें निषेचन एक बार होता है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ना बच्चों, वो कितनी बार होता है? एक बार होता है। इसमें निषेचन एक बार होता है। और बात करेंगे इसमें निषेचन की, तो इसमें बच्चों निषेचन 2 बार होता है। लिखना है यहाँ पे 2 बार निषेचन होता है। इसमें निषेचन जो है बच्चों 2 बार होता है, यानी इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दोहरा निषेचन किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है ये बच्चों?
आवृत विजी में पाया जाता है, यानी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है ना। दोहरा निषेचन किस में होता है, तो एंजियोस्पर्म में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट कि भैया जो जिम्नोस्पर्म है इसमें निषेचन से पहले भ्रूणपोष निर्मित होता है ना। इसमें निषेचन से पहले यानी फर्टिलाइजेशन से पहले भ्रूणपोष निर्मित होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इसमें निषेचन के पश्चात जो भ्रूणपोष है वो निर्मित होता है। तो इसमें क्या लिखिएगा, इसमें निषेचन के बाद भ्रूणपोष निर्मित होता है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात करें तो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल पूछता है कि भाई इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आएंगे। तो बच्चों चलिए मैं बता देता हूँ। साइकस आता है, उसके बाद पाइनस आता है, पूछा जा चुका है, यहाँ से प्रश्न मिले हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, ये पूरा लिख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में जितना पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये सब लिख लेना है आपको। तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आ जाएंगे, साइकस आ जाएगा, पाइनस आ जाएगा बच्चों, चीड़ आ जाएगा, देवदार आ जाएगा, है ना। तो ये सब पौधे जो हैं इनके अंतर्गत आ जाएंगे। बात करेंगे एंजियोस्पर्म का उदाहरण तो आम हो जाएगा, आम, नीम हो जाएगा, चना हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो है आपके बच्चों एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ई कोलाई, सैकेरोमाइसिस, नॉस्टॉक, माइकोप्लाज्मा। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। हाँ जी, तो इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव नहीं है। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड, सभी का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बच्चों का आंसर सही था, सैकेरोमाइसिस, ठीक है। तो ये सैकेरोमाइसिस जो है बच्चों ये प्रोकैरियोटिक जीव नहीं है। तो ये है कौन सा, ये है यूकैरियोटिक जीव है, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब बाकी ये सब आप लोग जो देख रहे हो, ई कोलाई, नॉस्टॉक, माइकोप्लाज्मा, ये तीनों, ई कोलाई, नॉस्टॉक, माइकोप्लाज्मा, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक जीव हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि भाई ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है क्या आखिर में, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जानने से पहले आपको कोशिका के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, कोशिका की खोज किसने की। आप लोग को मालूम होगा कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने की, कब की थी, तो 1665 ईस्वी में की थी इन्होंने। अब अगर मैं पूछूं कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है प्रोकैरियोटिक, जो अभी मैं बताया था प्रोकैरियोटिक, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो अब देखिए मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मैं फास्ट लिख रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा गलती वलती हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं आप पे समझाने आया हूँ। स्पेलिंग मैं कोई सब्जेक्टिव नहीं लिख रहा हूँ, स्पेलिंग मत देखिएगा उतना, ठीक है। आप लोग स्पेलिंग अच्छे से नोट बनाइएगा तो उसमें अच्छे से लिख लीजिएगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए इसके अंतर्गत जीवाणु आते हैं, यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, जितने भी जीवाणु होते हैं आपके वो आ जाएंगे, विषाणु आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद नील हरित शैवाल आ जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे प्रोकैरियोटिक के, जीवाणु, विषाणु, नील हरित शैवाल,
यानी जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, यूकैरियोटिक के अंतर्गत, यानी इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों जितने भी पादप हैं, जितने भी प्लांट हैं वो, और जंतु, और फिर इसके बाद कवक, यानी जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल हैं, जितने भी फंगीज हैं, ये सब आ जाएंगे यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, आपके क्वेश्चन में क्या था, बोला था कि वो आंसर जो था वो क्या था, सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस था। तो सैकेरोमाइसिस जो है बच्चों ये क्या है, तो सैकेरोमाइसिस इज अ जेनस ऑफ फंगी, है ना। ये क्या है, ये फंगी है, एक तरह का कवक है, तो कवक है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो 3 ऑप्शंस थे बच्चों, ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शंस थे, जैसे पहले ऑप्शन दिया था ई कोलाई दिया था पहला ऑप्शन, ठीक है, और उसके बाद आपको दिया था नो स्टॉक, ठीक है, नो स्टॉक दिया था, और इसके बाद माइकोप्लाज्मा दिया था ये 3 ऑप्शन। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से बैक्टीरिया हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हैं, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, फिर उसके बाद नो स्टॉक दिया था, ये भी बैक्टीरिया है, और इसके बाद माइकोप्लाज्मा, ये सब बैक्टीरिया है। तो आप ही देखिए जीवाणु, यानी जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, किस में आते हैं, सब प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। आया बात समझ में। तो यहाँ जो आपका सैकेरोमाइसिस था वो किसके अंतर्गत आता है, सैकेरोमाइसिस एक कवक है, इट इज़ अ फंगी, यानी बोल सकते हो सैकेरोमाइसिस इज अ जेनस ऑफ फंगी, और ये यूकैरियोटिक में आता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हुआ था, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, गोल्जी कॉय में। द एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस आर फाउंड इन। हर एक स्टूडेंट आंसर देंगे जी। तो वेरी गुड, ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो हरित लवक में पाए जाते हैं। तो यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है, देन आप लोगों का आंसर सही है। अब देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ग्लाइकोलिसिस ये कहाँ संपन्न होती है। देखिए ग्लाइकोलिसिस को ग्लाइको अपघटन भी बोलते हैं हम लोग, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में। क्वेश्चन था ग्लाइकोलिसिस, इंग्लिश में ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ग्लाइको अपघटन, ग्लाइको अपघटन। तो जल्दी से बता दीजिए, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन की अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, यानी ये प्रोसेस कहाँ जाके एंड हो जाता है, बताइए। ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लाइको अपघटन कहते हैं, इसकी अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, भूल गए, मैंने करवाया था, कहाँ संपन्न होती है, तो बच्चों कोशिका द्रव में, है ना, कोशिका द्रव में संपन्न होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जब ये पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लाइको अपघटन की अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये कोशिका द्रव में संपन्न होती है, और ये श्वसन की प्रथम अवस्था है, याद रखना, ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोग को ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलेट चक्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, प्रोक्सिसोम में, लाइसोसोम में, ग्लाइऑक्सिसोम में, या माइक्रोसोम में। द ग्लाइकोलेट साइकिल इज फाउंड इन, बता दीजिए। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोक्सिसोम में, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो बच्चों याद कर लेना है डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन, है ना, ज़्यादा रिपीट होते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या फिर आपका बायोलॉजी का हो, है ना। तो काफ़ी क्वेश्चन बच्चों रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट हुए हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लेना है। तो ग्लाइकोलेट चक्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, प्रोक्सिसोम में पाया जाता है। अब देखिए ये आप लोग जो देख पा रहे हो ग्लाइकोलेट चक्र है, इसका एक और नाम है, बता सकते हो आप लोग, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलेट चक्र को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, को एक और नाम से जाना जाता है, बताइए तो जल्दी से।
ग्लाइकोलेट चक्र को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो वेरी गुड, किस नाम से जानते हैं इसको? C2 साइकिल भी कहा जाता है, C2 साइकिल, याद रखना, C2 साइकिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, कोबरा का विष प्रभावित करता है, कोबरा वेनम इफेक्ट्स, बताइए किस सिस्टम को ये प्रभावित करेगा जी? पाचन तंत्र को, परिसंचरण तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन तंत्र को। तो हर एक स्टूडेंट्स जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कोबरा का जो विष होता है, जहर होता है, वेनम जो होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ना, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, नेफेंथीज है एक, क्या है ये? उत्पादक, परजीवी, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, या मृतक परजीवी, बताइए। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। नेफेंथीज जो है ये क्या है? तो बच्चों हाँ, तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका सही है। तो नेफेंथीज क्या है? ये उत्पादक है और उपभोक्ता भी है, यानी दोनों चीज़ है ये, ठीक है। हाँ, तो नेफेंथीज इज ए बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है बच्चों ऐसे ऐसे। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लेना है। अगर मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन के अनुसार और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको डायरेक्ट बस याद कर लीजिए, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। ज़्यादा अगर मैं डेप्थ में जाऊँगा तो भी कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा नहीं। तो बस डायरेक्ट आप लोग ये याद कर लीजिएगा, नेफेंथीज क्या है? उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है ये। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मटर का बीजांड ओव्यूल होता है। तो मटर जो है ये किस प्रकार के ओव्यूल में आता है, यही पूछा गया है। किस प्रकार के बीजांड में आता है, यही आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हेमी एनाट्रॉप्स, दूसरा ऑप्शन है एम्फीट्रॉप्स, तीसरा ऑप्शन है कैम्पाइलोट्रॉप्स, चौथा ऑप्शन है एनाट्रॉप्स। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो मटर का जो बीजांड होता है, ओव्यूल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, है ना, तो ये किस प्रकार के बीजांड में आता है? मटर जो है ये किस प्रकार के बीजांड में आता है, किस प्रकार के ओव्यूल में आता है, बताइए। तो जल्दी से बताइए। देखिए इंग्लिश में मैं अगर आपको ये क्वेश्चन लिखकर बताऊं तो मैं पूछूंगा विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन पी, बताइए विच टाइप ऑफ ओव्यूल, which type of ovule is found in pea, यानी मटर में किस प्रकार का बीजांड जो है बच्चों पाया जाता है। तो किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैम्पाइलोट्रॉप्स। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल के, यानी बीजांड के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। बीजांड के कितने प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ओव्यूल आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क में रहा, यानी टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आपको बताना है और हर एक टाइप का एक एग्जाम्पल जरूर देना है। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ ओव्यूल्स कितने होते हैं बच्चों? ये 6 होते हैं, 6। तो ठीक है, तो आप लोग इन 6 का नाम लिखिए और हर एक का एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल जरूर देना है। और मैं देखूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं और मैं उनके क्वेश्चनों का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। अगर वो सही होंगे तो मैं उनको सही बोलूँगा, अगर गलत किए होंगे तो वहाँ पर मैं उनको बताऊँगा, ठीक है। तो आप सभी से उम्मीद है आप सभी बच्चे बताएंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। इनके नाम बताइएगा और साथ में हर एक का एक एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी हो, है ना, तो आप लोग लाइक जरूर दीजिएगा
और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 2007 का पेपर। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।